G20 सम्मेलन को लेकर के आपने देखा होगा, दिल्ली आपको सजी संवरी और खूबसूरत नजर आ रही होगी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पॉलिटिक्स का पारा है वो लगातार बढ़ा रहा है। दिल्ली केंद्र सरकार ने क्या किया ये जानने के लिए दिल्ली की जनता भी बेताब है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने G20 सम्मेलन को लेकर के क्या किया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, जिस तरीके से क्रेडिट वार दिल्ली के अंदर छिड़ा हुआ है उसको लेकर के दिल्ली सरकार क्या कहेगी? ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की बात नहीं है। ये देश की इमेज की बात है। ये पूरे भारत देश का पूरी दुनिया में कैसी राय बनती है ये उससे जुड़ी हुई बात है। दुनिया के सबसे 20 इंपॉर्टेंट बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली को सजाना, दिल्ली को संवारना, दिल्ली को उसके लिए तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर बाहर से देशों से आने वाले सारे G20 डेलीगेट्स को दिल्ली का माहौल अच्छा लगता है तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन इस G20 सम्मेलन की तैयारी पिछले 4 साल से चल रही है, चाहे ITPO कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सड़कों का रीडिज़ाइन हो, चाहे ITPO के आसपास टनल्स बनाना हो। और एक ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली में से 2 साल पहले आए हैं, आज अगर कहते हैं कि सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मुझे लगता है ये शायद सिर्फ उनका अहंकार जताता है। G20 की तैयारी दिल्ली से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज ने मिलकर करी है। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, दिल्ली सरकार भी शामिल है, MCD भी शामिल है। जो सारा ITPO का कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनाया है। NDMC का इलाका, कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका सारा केंद्र सरकार के अंडर आता है। लेकिन जो ITPO कॉम्प्लेक्स के आसपास सारा टनल्स का सिस्टम बना है, जो सिक्योरिटी की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत एडवांस्ड है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया लेकिन दिल्ली सरकार की PWD ने वो टनल्स बनाए हैं। NDMC वाले एरिया में NDMC ने सजावट की है, लेकिन PWD की 24 ऐसी सड़कें हैं जो इस एरिया में आती हैं, उन सबको PWD ने तैयार किया है। G20 के डेलीगेट्स पुरानी दिल्ली जा रहे हैं जहां पर सारा रेनोवेशन का काम MCD ने किया है। तो पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD की सारी एजेंसीज G20 की तैयारियों में लगी हुई थी और उसी का नतीजा है आज कि दिल्ली सजी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो LG साहब तो कहते हैं कि हमने काम किया है और जो काम हमने 2 महीने में करके दिखा दिया वो 9 सालों में दिल्ली सरकार नहीं कर पाई। अगर उसने 9 सालों में काम किया होता तो शायद आज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत न पड़ती। LG साहब ने शायद कहा था कि उन्होंने कई हजार टन कूड़ा उठवाया दिल्ली को साफ करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका आंकड़ा ना थोड़ा गड़बड़ा गया। उनका ये कहने का मतलब था कि अगर 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने MCD में कुछ काम किया होता तो दिल्ली इतनी गंदी नहीं होती। 15 साल से MCD में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद 1 साल जब कोई पार्टी नहीं थी तो किसने चलाया MCD को? केंद्र सरकार ने चलाया, LG साहब ने खुद चलाया। 16 साल में भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना जी दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। यही कारण था कि दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को निकाल कर बाहर फेंका और अरविंद केजरीवाल की सरकार MCD में बनाई। उसके बाद भी 3 महीने तक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी MCD में, चुनाव जीतने के बाद भी। तो MCD में मात्र 6 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेहनत करके दिल्ली को चमका दिया। और आज अरविंद केजरीवाल के काम को क्रेडिट लेने के लिए LG साहब आके कहते हैं कि मैंने साफ किया। दिल्ली की मेयर, दिल्ली के डिप्टी मेयर, दिल्ली के सारे पार्षद, दिल्ली के सारे विधायक सड़क पे खड़े होकर सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करवाते हैं, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स चलवाते हैं, दिल्ली की सड़कों को धुलवाते हैं, और LG साहब कह रहे हैं कि मैंने सफाई करी। देखिए, LG साहब उम्र में भी हमसे बड़े हैं, वो पद में भी हमसे बड़े हैं, उनको ऐसे झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, दरअसल दिल्ली को सजाने और चमकाने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर रही है, क्रेडिट तो आप लोग ले रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से कहा है कि दिल्ली में कई एजेंसीज काम करती हैं। जो ITPO का सारा कॉम्प्लेक्स है वो केंद्र सरकार ने बनाया है। मैं तो कहीं नहीं कह रही हूँ कि वो दिल्ली सरकार ने बनाया है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनाया है। जो ITPO कॉम्प्लेक्स के पास सारे टनल्स हैं
उसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, तब हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के पास पीडब्ल्यूडी का चार्ज था, वो हर महीने जाके उस टनल के काम को ओवरसी करते थे। तो बनाया तो पीडब्ल्यूडी ने है। अगर आप मुझसे पूछिए कि एनडीएमसी के इलाके को किसने सजाया है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने सजाया है। कंटोनमेंट बोर्ड को किसने ठीक किया है, केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन जहां पे पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जो मेजॉरिटी सड़कें दिल्ली वाले देख रहे हैं, वो दिल्ली सरकार ने सजाई हैं, दिल्ली सरकार ने ठीक करी हैं, दिल्ली सरकार ने उनकी लैंडस्केपिंग करी है, और उसमें केंद्र सरकार ने 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने केंद्र सरकार से इस साल फरवरी में G20 के ब्यूटिफिकेशन के लिए 927 करोड़ रुपए मांगे थे। केंद्र सरकार ने हमें 1 चवन्नी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमने काम नहीं रोका। फिर भी सड़कों का ब्यूटिफिकेशन हुआ, लैंडस्केपिंग हुई, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की सड़कें बनी। आज आप पूरी दिल्ली में जाइएगा तो आपको दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर सौंदर्यकरण के नाम पे कुछ दिखता है तो वो पीडब्ल्यूडी के लगाए गए पौधे दिखते हैं। वो किसने लगाए हैं? दिल्ली सरकार ने लगाए। आप अपने घर से बाहर निकलिएगा, किसी भी G20 के रूट पे जाइएगा तो हर थोड़ी देर में आपको MCD की जैकेट पहने हुए सफाई कर्मचारी दिखेंगे। उनका पैसा कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी शासित MCD। केंद्र सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। लेकिन हमने कभी G20 के मुद्दे पे राजनीति नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की दुनिया में इमेज की बात है। लेकिन अब G20 के सम्मेलन से 7 दिन पहले एलजी साहब कहते हैं सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, जबकि तैयारियां G20 की 4 साल से चल रही हैं। तो एलजी साहब को इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता है। वो हमसे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम जो उनसे पद में भी और उम्र में भी छोटे हैं, हमको अपने साथ लेके चलें। एक मुद्दा और G20 की तैयारी को लेकर के सामने आया, शिवलिंग फव्वारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं की आत्मा यानी भावना से खिलवाड़ किया गया, उनके कहीं ना कहीं एक सम्मान को ठेस पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने तो FIR तक की मांग कर दी। देखिए, ये मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी ने फव्वारा बनाया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी मुझे अरेस्ट करना चाहिए। परंतु समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कोई फैक्ट्स में तो विश्वास नहीं करती है। वो तो किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार की अफवाह पूरी दुनिया में फैलाते हैं। फिर तथ्य सामने आए, पता चला कि दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की सड़क है, पता चला NHAI ने बनवाई है, पता चला एलजी साहब ने खुद खड़े होकर बनवाई है, फिर पता चला कि एलजी साहब और नितिन गडकरी ने उसका उद्घाटन किया है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले गायब हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि एलजी साहब ने उस सड़क को बनवाया है, NHAI ने बनवाया है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि कोई भी ऐसा सिंबल जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसको बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब शिवलिंग किसी मंदिर में हम लगाते हैं या घर में भी किसी मंदिर में हम लगाते हैं, तो वो किसी कर्म कांड के साथ स्थापित होता है। उस पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, किसी खास प्रक्रिया से चढ़ाया जाता है। तो अगर आप उसे सड़क के बीच में लगा दें, बिना किसी देख रेख के लगा दें, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की आस्था को ठेस तो पहुंचती है। मैं मानती हूं कि अगर एलजी साहब से गलती हुई थी तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। बार बार दिल्ली सरकार ये भी कहती है कि जो केंद्र सरकार द्वारा कानून लाया गया है, खासतौर से दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023, इस कानून के जरिए दिल्ली सरकार की जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं एलजी साहब को दी गई। तो क्या इस कानून से दिल्ली सरकार के कामकाज में प्रभाव पड़ा है, और अगर पड़ा है तो कितना पड़ा है? देखिए, मैं तो ये मानती हूं कि जो केंद्र सरकार का रवैया है दिल्ली के प्रति, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति, वो G20 में बहुत अच्छी तरह से निकल के आया है। एलजी साहब ने एक बार भी G20 की पूरी तैयारी में मुझे नहीं बुलाया। मैं पीडब्ल्यूडी की मंत्री हूँ। वो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे उद्घाटन के लिए जाते थे, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे इंस्पेक्शन के लिए जाते थे। वो अफसरों को बुलाते थे, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी मंत्री को नहीं बुलाते थे। वो MCD के एरिया में जाते थे, वो अफसरों को बुलाते थे, लेकिन उन्होंने आज तक मेयर को बुलाया ही नहीं। क्यों?
क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, एमसीडी की सरकार को कुछ मानती ही नहीं। उनको लगता है कि जहां वो चुनाव जीत के आते हैं भारतीय जनता पार्टी, वहां तो सरकार बननी चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम सरकार चलाएंगे। जो दिल्ली सेवा कानून है ये भारतीय जनता पार्टी के गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक डीएनए का एक उदाहरण है। आपको इसके कई उदाहरण मिलेंगे। जहां जहां पे भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी यही करती है। तमिलनाडु में गवर्नर ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर हैं वहां की सरकार के बिल लेके बैठ जाते हैं। पंजाब में गवर्नर चिट्ठी लिख के कहते हैं कि मैं बजट का सेशन नहीं होने दूंगा। वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री पे एफआईआर फाइल कर दूंगा, मैं राष्ट्रपति शासन लागू कर दूंगा क्योंकि आप मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। ये क्या लोकतंत्र है? चुनी हुई सरकार को ताकत देना और ताकत वापस लेना हमारे देश के संविधान में हमारे से देश की जनता कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। तो केंद्र सरकार को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो संविधान के ऊपर है, वो लोकतंत्र के ऊपर है। लेकिन आतिशी जी, दिल्ली सरकार जो भी काम कराएगी वो अधिकारियों के थ्रू ही होगा। दिल्ली सरकार सड़क पर जाकर के काम नहीं करेगी। लेकिन अगर जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, जैसा कि आपने पहले भी आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, अगर वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके प्रति जवाबदेही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो विकास कार्य है वो सफ़र करेगा। तो दिल्ली की जनता तो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में आदेश दिया उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने ये कहा कि इस देश में लोकतंत्र एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से चलता है। जो अफसर हैं उनकी जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति होगी, चुनी हुई सरकार की जवाबदेही लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के प्रति होगी, और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की जवाबदेही देश की जनता के प्रति होगी। इसी से लोकतंत्र चलता है। और अगर अफसरों की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं होती, इसका मतलब ये है अफसरों की जवाबदेही देश की जनता और दिल्ली की जनता के प्रति नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, कानून लाया जाएगा जो चुनी हुई सरकार से अफसरों का सारा कंट्रोल छीन लेगा, तो उसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर दिल्ली की जनता पे पड़ता है। क्योंकि देखिए, अफसर तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, अफसर तो पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे। पब्लिक के बीच में एक विधायक होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते तो मैं जाऊंगी। अगर मैं पब्लिक के बीच में जाती हूं और मैं पब्लिक को वादा करती हूं कि मैं उनके इलाके में नया स्कूल बनाऊंगी और शिक्षा सचिव मना कर देते हैं, तो कैसे बनेगा स्कूल? अगर स्वास्थ्य मंत्री पब्लिक के बीच में जाके कहते हैं कि हम नया मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, यहाँ पे फ्री टेस्ट करेंगे, फ्री दवाई देंगे, और वहां पे स्वास्थ्य सचिव मना कर देते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। अगर मैं वहां पब्लिक के बीच में जाके कमिटमेंट देती हूं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, लेकिन पावर सेक्रेटरी मना कर देते हैं कि हम फाइल नहीं साइन करेंगे, तो बताइए पब्लिक के प्रति कौन जवाबदेह होगा? दिल्ली की जनता के विकास के प्रति कौन जवाबदेह होगा? और यही कारण है कि जो ये दिल्ली सेवा कानून है ये गैर संवैधानिक है, ये गैर लोकतांत्रिक है और ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। सवाल तो ये भी है आतिशी जी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। तो इन चुनावों में दिल्ली सरकार अपनी बात को कैसे रखेगी, और ख़ास तौर से जो आम आदमी पार्टी है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या बताएगी जब उसके पास अधिकारियों की ताकत नहीं है, अधिकारी उसके कहने पर काम नहीं करते हैं, तो आखिरकार आप लोग दिल्ली का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि आपका ये भी आरोप है कि कई विभागों के फंड रोक दिए गए हैं। आप लोग फंड जारी करने की अनुमति देते हैं लेकिन फंड जारी नहीं होते हैं। कई सेक्टर के विकास कार्य अभी भी रुके हुए हैं। देखिए, 15 अगस्त के अपने भाषण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि चाहे केंद्र सरकार मेरी ताकत कितनी भी छीन ले, मैं दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने दूंगा। मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, कहीं पर जाकर लड़ना पड़े, दिल्ली की सड़कों पे लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना हो,
मैं दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो केंद्र सरकार गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आती है उससे बिल्कुल काम की स्पीड स्लो होती है। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली वालों के लिए अगर कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है। आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप सड़क पर जाइए, आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए और उनसे पूछिए कि दिल्ली में काम आम लोगों के लिए कौन करवाता है, स्कूल कौन बनवाता है, अस्पताल में इलाज कौन करवाता है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री कौन करवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कौन करवाता है, 24 घंटे बिजली कौन देता है, सीवर की लाइन कौन डलवाता है, पानी की लाइन कौन डलवाता है। तो दिल्ली वाले एक ही सुर में एक ही आदमी का नाम लेंगे और वो है अरविंद केजरीवाल। और यही तो भारतीय जनता पार्टी से सहन नहीं होता। वो सहन नहीं कर पाती कि 8 साल से वो कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ताकत छीनने का, 8 साल से वो कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं और वो करते रहेंगे। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपने बेटे, अपने भाई की तरह प्यार करती है। और 2025 में जिस तरह से 2015 और 2020 में दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जिता के भेजा, उसी तरह से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बना के भेजेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे। लेकिन आतिशी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि हम कुछ पार्टियों की तरीके से काम नहीं करते जो फ्री का वादा करते हैं। हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करने के लिए काम करते हैं और उसमें विश्वास जताने के लिए काम करते हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। खट्टर जी को ऐसा लगता है कि गरीब लोग मेहनत नहीं करते। खट्टर जी को ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत कश मजदूर अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं वो मेहनत नहीं करते। खट्टर जी को मैं बता दूं कि एक गरीब परिवार के बच्चे को फ्री शिक्षा देने से बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। एक गरीब परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा फ्री देने से कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बस की यात्रा, तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी फ्री देती आई है और फ्री देती रहेगी। और खट्टर जी को सावधान रहना चाहिए कि शायद जल्द हरियाणा में भी ऐसा समय आ जाए कि जैसे दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री मिलती है, शायद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बिजली फ्री दे रही हो। आतिशी जी, आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर के इंडिया गठबंधन में भी चर्चा हुई मुंबई की बैठक में, क्या कहेंगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव आगे करो, चुनाव पीछे करो, चुनाव साथ में करो, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। उनको पता है कि इंडिया के लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। उनको पता है कि इंडिया अलायंस साथ रहेगा तो, चुनाव लड़ेगा तो कोई भी ताकत मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बना सकती है। आज देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि भाई 10 साल मौका दे दिया, अभी तक इतनी महंगाई, अभी तक इतनी बेरोजगारी, अभी तक पूरे देश में कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। कभी देखिए तो ट्रेन एक्सीडेंट, कभी देखिए तो बस एक्सीडेंट। तो आज देश में सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने आखिर 10 साल में किया क्या? आज इंडिया अलायंस के साथ पूरा देश खड़ा है और आज इसलिए मोदी जी इतने परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं जी इलेक्शन आगे करेंगे, इलेक्शन पीछे करेंगे। भाई, अगर आप में दम है, अगर आपने 10 साल में काम किया है तो इलेक्शन आज हो या कल हो, 1 महीने पहले हो या 1 महीने बाद हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आतिशी जी, आखिरी सवाल, अगली बैठक जो इंडिया गठबंधन की है वो दिल्ली के अंदर आयोजित होगी, तो इस गठबंधन की बैठक से दिल्ली को कितना फायदा होगा और किस तरीके से दिल्ली वासियों को, खासतौर से ये गठबंधन अपनी बातों को दिल्ली की जनता तक पहुंचाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है, क्योंकि ये ताकत से चुनी हुई सरकार की नहीं छीनी जा रही है, ये दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है।
जो जिस तरीके से आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कम की गई है, ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेज भी 1935 में एक इलेक्शन करवाते थे, बस ये होता था जिसको वोट पड़ता था उसके पास कोई अधिकार नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों को 1945 से भी पीछे ले गई है। तो दिल्ली की जनता में स्वाभाविक बात है कि रोष है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब दिल्ली की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में होगी उसमें क्या जो केंद्र सरकार द्वारा कानून लाया गया है उस पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा होगी, और इस पर चर्चा लोकसभा में भी राज्यसभा में भी इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने किया। दिल्ली वालों के हक की लड़ाई ना सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग प्रतिनिधियों में संसद में किया, और अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरी आम आदमी पार्टी ने सबका धन्यवाद भी किया, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने के लिए है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये लड़ाई इस देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी जी, आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आपने विस्तार से बताया कि दिल्ली की जनता के हकों की लड़ाई आप लगातार लड़ती रहेंगी, और हमारी भी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि जो भी क्रेडिट वार है उसकी हर एक अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएं।